नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेज की सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का पीवाईक्यू चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 17 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछे गए बीजीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, अगर उनको राज्य का राज्यपाल बनना है तो उनका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 35 वर्ष इसका राइट आंसर है। ये लिखा कहाँ गया है, तो ये आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में लिखा गया है। उसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो आपका पहली बात तो भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे हम फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके चाक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। ये जो बुक है आपका तैयार किया गया है, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस पर आधारित, मतलब कहें तो नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस है जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का। इस बुक में आपको 3300 प्लस बुक विकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। साथ में आपको 11 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बुक आपका, ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए हैं आपको बताते चलें कि इस पुस्तक में जो आपका सोल्यूशन दिया गया है वो दोस्तों आपको बहुत ही विस्तृत तरीका दिया गया है, यानी कि व्याख्या करके दिया गया है। चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सभी का उत्तर जो आपको दिया गया है, सिर्फ उत्तर नहीं दिया गया, उत्तर तो दिया गया है, साथ में आपको व्याख्या भी किया गया है। ठीक है, ये पुस्तक दोस्तों आपको बता दें, इस पुस्तक के साथ साथ इनका एक आपका स्टडी गाइड भी आता है, जिसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यह पुस्तक मिलेगा कहाँ, तो इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नहीं तो आपके नज़दीकी स्टोर में भी आपको ये पुस्तक उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद प्रदान करता है वो आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21A इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो 21 में अनुच्छेद जो 21A जोड़ा गया था वो आपका पहली बार जोड़ा कब गया था, तो आपका 66वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, उसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रविष्ट किया गया था, यानी कि ऐड किया गया था। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जैसा कि राज्य कानून के द्वारा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। मौलिक अधिकार की अवधारणा की बात करेंगे तो अमेरिका संविधान में प्रदान किए गए बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको यूएसए यानी कि अमेरिका राइट क्लिक करना है। इसके अलावा 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से भारतीय संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इससे पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद 2002 के बाद आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो कि वर्तमान में भी मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू जो खेल है किस देश से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो स्पेन, रोम, भारत, नेपाल लिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, जल्लीकट्टू के विषय में जानते होंगे वो लोग जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपका है। तो जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है, जो कब जनवरी में सालाना आयोजित होता है। तो अभी भी जनवरी चल रहा है, तो अभी भी वहाँ पर आयोजित होगा पोंगल। जब हम लोग उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं उस समय जो तमिलनाडु के लोग होते हैं उस समय पोंगल मनाते हैं। ठीक है, इसमें एक बेल को लोगों की भीड़ में छोड़ना शामिल है, जहां प्रतिभागी इसकी कुबड़ को पकड़ने और यथासंभव लंबे समय तक सवारी करने का प्रयास है जो कि करता है इस खेल में। ठीक है, जो कि भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत सरकार टैक्स के अंतर्गत आता है, यानी कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है उसको कौन सा मंत्रालय संचालित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑप्शन नंबर 4। बात करेंगे मनरेगा का, तो मनरेगा को 2005 में भारत की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नौकरियों का 1/3 महिलाओं के रक्षित किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज संस्था मनरेगा कार्यों की योजना क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का
मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, इसके अलावा जो मनरेगा है, मनरेगा को जब 2005 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था तो इसे सिर्फ नरेगा कहा जाता था। जो नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा है, एमजी एमजी यानी कि महात्मा गांधी, इनका नाम 2009 में जुड़ा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग, हर शिफ्ट में एक प्रश्न यहाँ से तो आए रहे हैं हरित क्रांति से। यहाँ पर 2 प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न आपको लास्ट में मिलेगा। तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, इसको याद रखिएगा। वो आपके कौन से देश के निवासी थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मन बोरलॉग है वो आपके अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो आपका हरित क्रांति इन्होंने शुरू किया था वो आपका मेक्सिको से शुरू किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उन्हें कुछ लोगों के द्वारा आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है। 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। इसके अलावा उन्हें विश्व को भूखमरी से बचाने का भी श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार और भी कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजा जाएगा। अगला है कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। तो वॉलीबॉल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में मात्र 6 खिलाड़ी को खेलने की अनुमति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, कई विकल्पों में सहित 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और खेलों की सूची दी गई है और खिलाड़ियों की संख्या दिया गया है, जैसा कि बैडमिंटन की बात करते हैं तो अगर सिंगल्स में खेलना है, सिंगल्स 2 तरह का होता है, सिंगल डबल। तो सिंगल्स में 2 खिलाड़ी होते हैं और डबल्स में 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात करेंगे तो प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी की 2 टीम होती हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी की 2 टीम होती हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ियों की 2 टीम होती हैं। खो खो की बात करते हैं तो खो खो प्रत्येक 9 खिलाड़ी होते हैं, 2 टीम होती हैं। नेटबॉल में 2 टीम होती हैं 7-7 खिलाड़ी की। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं तो 2 टीमें होती हैं 15 खिलाड़ी की। टेबल टेनिस में आपका सिंगल्स में 2 खिलाड़ी, डबल्स में 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो की बात करते हैं तो 7 खिलाड़ी, 2 टीमों की होती हैं। अगला है कोली, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कोली की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जनजाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीके से किया जाता है। इसके अलावा एक लोक नृत्य है कोल कली। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कोल कली। अगर कोल कली आपसे पूछा जाएगा तो ये भारत के केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है, लेकिन कोली आपका महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो 1290 से 1320 के दौरान आपका दिल्ली पर जो शासन किया था उसका नाम था खिलजी वंश, यानी कि खिलजी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके संस्थापक की बात करेंगे तो उसके संस्थापक थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, संस्थापक थे आपके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसके अलावा खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से होती है, 1320 में इसका खात्मा होता है। इसके अलावा तुगलक वंश का स्थापना होता है। प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का आपका प्रसिद्ध शासक था। इसके अलावा अंतिम शासक की बात करेंगे तो कुब-उल-उद्दीन मुबारक शाह इसके अंतिम शासक हुए। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की जब हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला वंश था आपका गुलाम वंश, जिसका स्थापना 1210 में होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश अधिकारियों का नाम था हडसन, उसने आपका हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। इसके अलावा बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर अकबर द्वितीय के पुत्र थे, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को राजा के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, ये अंतिम शासक हुए। इसके अलावा 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। आपको मालूम होगा 1857 की क्रांति के विषय में, और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान का नाम दिया गया था। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून, यानी कि जो अभी वर्तमान म्यांमार आप लोग जानते हैं, वहाँ निर्वासित कर दिया गया था। साथ में 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में रंगून जेल में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हो गई थी, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर आपका अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री है, खेल मंत्रालय इन्हीं के पास है। उन्होंने देश के
दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म का बाजार का उद्घाटन किया है? राइट आंसर अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता पूर्व में भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान लगाया है। उन्होंने अनुमान लगाया ₹16 से लेकर ₹35 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष। इसके अलावा उनके द्वारा प्रस्तावित गरीबी रेखा एक निर्वाह या न्यूनतम बुनियादी आहार चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जियां, घी, वनस्पति तेल और नमक की लागत पर आधारित था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? तो इस्पात का जो निर्माण है उसका जो अंतिम जो चरण होता है इस्पात को आकार देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस्पात को आकार देना राइट आंसर है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल की तैयारी होती है, इसके बाद धातु को पिघलाना होता है, शोधन करना होता है, अंतिम उत्पादन को आकार देना और ख़त्म करने सहित कई चरण भी शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चरण पूछा गया तो इस्पात को आकार देना। अगला है, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? तो स्तरीकरण में जो प्रजातियों का जो वितरण है वो आपका ऊर्ध्ववर्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्ववर्त इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक भौतिक संरचना बनती है जो प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के पौधे और जानवरों की प्रजातियों की पहचान और गणना से इसकी प्रजाति संरचना का पता चलता है। विभिन्न स्तरों पर स्थित विभिन्न प्रजातियों की ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तरीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जंगल के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर परत या पेड़ हैं, दूसरी पर झाड़ियाँ हैं और निचले स्तर पर जड़ी बूटियाँ और घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो मई 2022 में जो भारत के जो विदेश सचिव बने हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भी भारत के विदेश सचिव हैं। ये एक भारतीय राजनयिक हैं और वर्तमान में मई 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव हैं जो हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिए हैं। ठीक है, इससे पहले आपके जो विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंखला जी थे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और नेपाल में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है कि डैश को संगीत नाटक एकेडमी फेलो यानी कि एकेडमी रत्न से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर जतिन गोस्वामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक एकेडमी फेलो एकेडमी रत्न से सम्मानित किया गया है। जतिन गोस्वामी की बात करते हैं तो ये आपके सतरिया जो नृत्य जो कि असम से संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य थे उनसे संबंधित हैं। इसके अलावा जतिन गोस्वामी को 2008 में आपका पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा शिल्पी दिवस पुरस्कार 1994 से भी सम्मानित किया जा चुका है और संगीत ज्योति पुरस्कार 2004 भी इन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? 12 की बात करेंगे तो परमाणु संख्या जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु संख्या आपका कितना है? 12 है, प्रत्येक mg है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो 24.305 है। इसके अलावा मैग्नीशियम का उपयोग उन उत्पादों में किया जाता है जो हल्के होने से लाभान्वित होते हैं, जैसे कार की सीटें हो गई, सामान हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया और बिजली उपकरण आदि हो गया। वो सल्फर को हटाने के लिए पिघला हुआ लोहे और स्टील में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग फ्लेयर्स, आतिशबाजी और स्पार्कलर में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? एस आकार का महासागर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। अंटार्कटिक महासागर को जब आप इस मानचित्र में बारीकी से देखिएगा तो इस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर आपको दिखेगा। आर्कटिक महासागर वेरेट सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलसमूह के मध्य से जुड़ा हुआ है आर्कटिक। इसके अलावा प्यूर्टो रिको गर्त जो लगभग 28,230 फीट गहरा है, अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इसके अलावा यह वाणिज्य और व्यापार के मामलों में सबसे व्यस्त महासागर भी है। नेक्स्ट है कि गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होता है? तो जो गणेश चतुर्थी है वो आपका भाद्रपद जो हिंदू महीना कैलेंडर है उसमें शुरू होता है। हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को गणेश चतुर्थी की शुरुआत होती है। इस दिन घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक लगातार सबसे बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने के लिए किया गया था। तो राइट आंसर चावल और गेहूँ हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। भारत की बात करेंगे तो 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, यानी कि जब हरित क्रांति शुरू हुआ था उसमें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसे दूसरी क्रांति के नाम जाना जाता है। नॉर्मल लोग जैसा कि ऊपर के प्रश्नों में उन्होंने डिस्कस किया कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मेक्सिको है, क्योंकि नॉर्मल लोग मेक्सिको के मूल निवासी थे। गलत, मूल निवासी नहीं थे, मूल निवासी आपके अमेरिका के थे, लेकिन मेक्सिको में इन्होंने शुरुआत किया था। इसके अलावा भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विलियम एस गॉड हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था
और यूनाइटेड एसेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक भी था। इसके अलावा हरित क्रांति खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके अलावा इसमें भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होता है। सबसे पहले हरित क्रांति का शुरुआत भारत में बात करेंगे तो पंजाब से ही हुआ था। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के असर को मापने के लिए वही खाता प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर आर्थिक, ऑप्शन नंबर 3 रहा आर्थिक। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय लेखांकन एक सरकारी वही खाता प्रणाली है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधि को मापती है और यह अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कोई अर्थव्यवस्था कैसे प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका आज का 20 प्रश्न रहा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।